स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। पहलगाम आतंकी हमले के दर्द को देश कभी नहीं भूल सकता। पहलगाम हमले में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ली। भारत ने पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर लिया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। आतंकवाद सिर्फ समस्या नहीं बल्कि नासूर बन चुका है। आजादी के 78 साल बाद भी पाक प्रायोजित आतंकवाद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने कहा कि 1947 में जब मुजाहिदीनों ने कश्मीर पर हमला बोला था तो वो पहला आतंकी हमला था। कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान की आंखों में खटकता रहा है। जम्मू कश्मीर में करीब 78 साल पहले एक कबायली हमला हुआ था। धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर को पहला जख्म साल 1947 में ही मिला। यही वो हमला था जिसने कश्मीर की सूरत बदल कर रख दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अगर 1947 में देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की सलाह मान ली गई होती तो पहलगाम हमला कभी नहीं होता। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि उस समय सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। 1947 में कश्मीर के भारत विलय के बाद भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान से आए कवालियों को खदेड़ना शुरू किया। 1 साल 2 महीने और 5 दिन तक यह सब चलता रहा। उरी, बारामूला और उसके आसपास के इलाके कवालियों से मुक्त कराए गए। भारत ने जनवरी 1948 को कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाया और उसके बाद युद्ध विराम लागू किया गया। भारत के इसी फैसले को लेकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना भी की जाती है। हालांकि इतिहासकारों के मुताबिक कश्मीर को लेकर सरदार पटेल की राय अलग नजर आती है। बीजेपी अक्सर कश्मीर मुद्दे को लेकर नेहरू के स्टैंड पर निशाना साधती रही है। तो अब आपको यह भी सुनाते हैं जो इतिहास का एक झलक हमने आपको दिखाई कश्मीर के मद्देनजर, उसको लेकर के आज पीएम मोदी ने क्या कहा है। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम जेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारतीय सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस संदर्भ का जिक्र किया, उन्होंने सामने रखा कि जब हमला हुआ कश्मीर के ऊपर और तब क्या हुआ था, क्या होना चाहिए था, तो उसको भी जरा समझिए कि आखिर 1947 में तब हुआ क्या था। आपको एक एक
पॉइंट्स के जरिए समझिए। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी थी क्योंकि मुजाहिदीनों ने हमला कर दिया था। 25 अक्टूबर को इंडियन डिफेंस कमेटी की बैठक बुलाई जाती है दिल्ली में। बैठक में शामिल हुए नेहरू, पटेल और माउंटबेटन, क्योंकि वही उस समय भारत के बंटवारे के सारे हालातों को देख रहे थे। भारत में बिना विलय के सेना नहीं भेजने पर इसमें विचार हुआ कि जब तक हरि सिंह भारत का हिस्सा नहीं बनाते कश्मीर को, तब तक क्यों दूसरी की टेरिटरी में हम सेना भेजे। डिफेंस कमेटी ने वीपी मेनन को फिर कश्मीर भेजा, ये संदेश लेकर के, जो यहां फैसला हुआ था डिफेंस कमेटी में। वीपी मेनन ने कश्मीर में तुरंत सेना भेजने की बात कही। वहां के जो हालात उन्होंने देखे तो फिर यहां उन्होंने कहा कि तुरंत सेना को भेजना जरूरी है। 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत के साथ विलय की घोषणा की, यानी जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई विलय के बाद, और तब फिर मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ। भारतीय सेना ने कवालियों के खिलाफ मोर्चा यहां पर संभाल लिया और फिर कवालियों को यहां से खदेड़ना शुरू किया। 1 साल 2 महीने और 5 दिन तक यह सिलसिला चला उन कवालियों को खदेड़ने का। लेकिन उसके बाद फिर यूएन भारत चला गया और इसको लेकर के भी अक्सर उनके खिलाफ कहा जाता है कि यह फैसला गलत था, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना या यूएन का मुद्दा बनाना। वहीं पर सीज फायर हो गया, तो जो पाकिस्तान के हिस्से में तब तक था कश्मीर, वो उसी के पास रह गया। सीज फायर ना होता तो क्या पीओके भारत का हिस्सा होता? ये जो अभी पीएम मोदी जो बता रहे थे आज। जनवरी 1948 में भारत ने कश्मीर का मुद्दा यूएन में जाकर उठा दिया। यूएन में मुद्दा उठाने को लेकर के नेहरू की अक्सर आलोचना होती है कि यह एक ऐतिहासिक भूल थी क्या। जनवरी 1949 में सीज फायर का ऐलान हो गया और पाक ने जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया था तब तक वो पाक के पास आज भी मौजूद है। कश्मीर में तय सीमा रेखा को एलओसी कहा जाता है, जो जहां पर डिफाइंड है। और सीज फायर के फैसले को लेकर के नेहरू की आलोचना भी होती है। नेहरू ने तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल बुचर से राय लेकर के यह कदम उठाया था और जनरल बुचर ने सीज फायर पर सहमति जताई थी और इसी के तहत जनरल बुचर पर भी नेहरू को गुमराह करने के आरोप लगते हैं कि उन्होंने गलत राय दी और जिसकी वजह से ये मामला ऐतिहासिक तौर पर एक विवादास्पद मुद्दा बनकर रह गया है और आज भी दोनों देश इस पर टकरा रहे हैं और इसी के संदर्भ में आतंक भी पाकिस्तान लगातार परोस रहा है। तो आइए, मेरे साथ जुड़ गए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशु सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, और डॉक्टर नीति शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, हिमांशु जी और डॉक्टर नीति शर्मा। इतिहास का मसला है तो पहले शुरू करूंगा मैं डॉक्टर नीति शर्मा जी आपसे। जो पीएम मोदी ने आज फिर अतीत के हवाले से कहा कि ऐतिहासिक भूल तब हो गई थी वरना आज पहलगाम नहीं होता, लेकिन क्या इसको किस तरीके से देखा जाए? हर वक्त की परिस्थितियां अपनी होती हैं, उस समय के फैसले भी उन पर आधारित होती है। निश्चित रूप से देखिए, आज अगर वर्तमान को अगर आप आकलन करें तो उसकी नींव इतिहास में ही रखी जाती है और जब इतिहास में कुछ गलतियां करी जाती हैं तो उसकी सजा वर्तमान तक, आगे तक, आज तक वो श्रृंखला आतंकवाद की खत्म नहीं हुई है जो 1947 में बंटवारे के समय मुजाहिदीनों ने हमारे बॉर्डर्स पे करी थी। आज तक अगर पहलगांव अटैक तक देखें तो ये उसी का बीज रोपण अगर तब ही इस जड़ को काट दिया होता तो शायद आज कश्मीर की सूरत और हमारे नागरिकों की हाल कुछ और ही होते। मैं प्रमाण के साथ आपको बताना चाहूंगी कि 1947-48 में कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थी। इवन वीपी मेनन की जो किताब है सिलेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस और दुर्गा दास जी की जीवनी है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में, उसमें पत्राचार हुआ है पटेल साहब के बीच में प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में 15 नवंबर 1947, जिसमें उन्होंने लिखा है, इफ इट इज नो यूज ट्राइंग टू रन with the hare and hunt with the hound, either we deal firmly with both Hyderabad and Kashmir or we come to terms with both.
इसका अर्थ है कि दोहरी नीति नहीं चल सकती। हैदराबाद के साथ अब कठोरता बरत रहे हैं और वहीं कश्मीर के साथ नरमी। और जिस प्रकार से हरि सिंह के साथ, महाराजा हरि सिंह जो उस समय वहां के कश्मीर के राजा थे, उनके साथ इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एसेशन माउंट बेडन के प्रभाव में नेहरू जी ने साइन करी, और उसके बाद किस प्रकार से सीज फायर लागू कर दिया और ये ले गए मसला यूएन में, यूनाइटेड नेशन में ले जाने का अर्थ ये है कि आपने अपने घरेलू मसले को इंटरनेशनल कर दिया, जिसकी पीड़ा आज तक होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक पत्र संयुक्त राष्ट्र के समिट भी गया कि कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र के पे ले जाना एक बहुत बड़ी गलती थी। ये एक आंतरिक विषय था जिसे अंतर्राष्ट्रीय बना दिया गया। और एक और पत्र जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शेख अब्दुल्ला को लिखा 1948 में, उन्होंने ये लिखा कि इट वाज डिसाइडेड नेहरू जी वुड हैंडल कश्मीर पर्सनली, हेंस आई डिड नॉट इंटरफेयर। यहाँ पे उनकी वो पीड़ा दिख रही है कि उनकी उस दूरदर्शिता को उन्होंने नहीं, जिन्होंने पूरे देश को एक प्रकार से सारे राज्यों को इकट्ठा किया, आज उनकी पीड़ा दिख रही है कि किस प्रकार से राजनीतिक तौर पे और प्रशासनिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे उनको किस प्रकार से तोड़ा गया। और उनकी दूरदर्शिता को नेहरू जी ने उस समय उसको टेकन ग्रांटेड लेके आगे इस तरीके से कश्मीर के अंदर पीओके को जन्म दिया। निश्चित रूप से आज उस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं। अगर तब इसका हल निकाल दिया जाता, उसी समय पाकिस्तान को उसका सबक सिखा दिया जाता। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तब भी चेताया था कि पाकिस्तान विश्वास का पात्र नहीं है, और उनकी बात नहीं सुनी गई, और वो पीड़ा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी, तो फिर आज जब पीएम मोदी इस बात को उठाते हैं, राइट डॉक्टर नीति, आई विल कम बैक टू यू। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। हिमांशी जी, आज अगर पीएम मोदी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और लग रहा था कि आक्रोश और गुस्सा है, वो कह रहे थे कि उनको तभी मार दिया जाता तो आज ये पहलगाम न होता, खून का स्वाद उस वक्त लग गया, वही ये आज तक करते चले आ रहे हैं। तो क्या पीएम मोदी के ये कहने का मतलब ये था कि तब भूल हो गई, अब सुधारने का वक्त आ गया है, तब पीओके छूट गया हुआ है पाकिस्तान के पास, अब उसको लेने का वक्त आ गया है? क्या कह रहे हैं पीएम मोदी? अजय जी, डॉक्टर नीति ने बहुत साफ साफ समझाया। देखिए, ऐतिहासिक जो हमारी एक पृष्ठभूमि है उसको समझना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे उस समय जो निर्णय लिए गए उनको हम आज भूल कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि गलतियां थी, तो वो तो जब उस समय निर्णय ले रहे होते हैं हमें नहीं पता होता हम भूल कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं। लेकिन जब आगे आने वाले समय में इसकी समीक्षा की जाती है तो हाँ, हम गलतियों को सुधार सकते हैं। कहीं ना कहीं एक चीज है कि जो मुझे पर्सनली लगता है कि हमें इतिहास बहुत ठीक तरीके से समझाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया है। बहुत सी चीजों को हमने बहुत क्लियर तरीके से नहीं रखा है। इंडिया कहीं ना कहीं एक तरीके से जो उनकी किताबें हैं उनमें भी इतनी ज्यादा लीपापोती की गई है कि हमें अपना सही इतिहास समझने के लिए बार बार बहुत सारी किताबों को बाहर रेफर करना पड़ता है। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कबायली आए थे तब भी ये स्टेट स्पॉन्सर्ड थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें पाकिस्तानी रेगुलर फोर्सेस के लोग थे, और इनका सिर्फ काम ये नहीं था कि भारत पे कब्जा करना है, कश्मीर पे कब्जा करना है, इनका ये काम नहीं था। आप देखिए किस तरीके से लुटेरे थे। बारामूला में एक ही चर्च और एक हॉस्पिटल था जहां इन्होंने नन्स के साथ में बदतमीजी की है, मारा है उनको। और उसके बाद में हमारे यहाँ कश्मीर में औरतें खड़ी हुई हैं इनके खिलाफ में कि इतनी इनकी बदतमीजियां थी, इतनी तरीके से इन्होंने विभत्स कांड किए थे कि महाराजा हरि सिंह को, जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, भारत से समझौता करना पड़ा। लेकिन क्योंकि उस समय हमसे एक राजनीतिक निर्णय की कहीं ना कहीं कमी रही, सरदार पटेल को ऐसे तो जिस वजह से आयरन मैन नहीं कहते, उनकी नीतियां बहुत क्लियर थी, लेकिन कहीं ना कहीं नेहरू जी जो है शील का जो मार्ग, नो डाउट कि अब उसने अगर देश के हित में काम नहीं किया है जी, तो ये अगर पीएम मोदी ने आज साफ तौर पे ये कह दिया है कि वो एक गलती थी, एंड हमें बोलना नहीं चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो कह रहे हैं कि वो एक भूल थी, गलती थी। तो जाहिर है अगर हमसे कोई भूल होती है, गलती होती है, तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि उसको सुधारना चाहिए। तो उसका सुधार क्या हो सकता है, मैं आप दोनों से समझूंगा कुछ ही पलों में।
तो पीएम मोदी जिस को भूल कह रहे हैं, गलती कह रहे हैं, उसको समझने के लिए ये भी समझिए कि सरदार पटेल का उस वक्त में स्टैंड किया था। जो स्रोत है, हम जो जानकारी दे रहे हैं, गांधी पटेल अलाइव, इसमें जो बताया गया है इसको समझिए। दरअसल 1991 में इतिहासकार राजमोहन गांधी ने इसे लिखा था। वल्लभ भाई कश्मीर को लेकर के 13 सितंबर 1947 तक अनमनस्क थे, यानी कि तय नहीं कर पाए थे। उसी दिन सुबह उन्होंने भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को खत लिखा, जिसमें संकेत दिया कि अगर वो कश्मीर दूसरे राष्ट्र में जाना चाहेंगे तो वो इसे स्वीकार करेंगे। तो ये तब लिखा गया था। क्या था कश्मीर पर सरदार पटेल का स्टैंड? इसका भी जो स्रोत है, गांधी के बाद भारत, इंडिया आफ्टर गांधी, और रामचंद्र गुहा साहब ने ये किताब लिखी है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि यहाँ हम मौसम और समस्याओं दोनों से जूझ रहे हैं। कश्मीर विशेष रूप से हमें एक सिरदर्द दे रहा है। ये भी तब राय थी। कश्मीर पर सरदार पटेल का स्टैंड जो था, उसमें कश्मीर नामा में क्या कहा गया है? अशोक कुमार पांडे ने जो लिखा है, सेना की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, हम संसाधनों का पूरा दोहन कर चुके हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हम कितने दिन तक इस युद्ध को खींच पाने में कामयाब हो पाएंगे। यानी कि जो वहां पर ग्राउंड सिचुएशन जो था, उसके बारे में ये पता चलता है इससे। सरदार पटेल सेंटेनरी वॉल्यूम 2, जिसको जीएम नांदुरकर ने संपादित किया है, इसमें लिखा है कि अगर हैदराबाद के निजाम को हालात समझ में नहीं आ रहे तो वो भी उसी रास्ते चल देंगे जिस रास्ते जूनागढ़ चल दिया। पाकिस्तान ने जूनागढ़ के लिए कश्मीर को भी किनारे रख दिया है, जबकि हम लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को सुलझाने में लगे हैं। एक बार उन्होंने हमसे कहा था कि अगर हम कश्मीर को लेने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसा ही जूनागढ़ और हैदराबाद के साथ करेंगे। हमारा जवाब यह है कि हम कश्मीर देने पर सहमत हैं अगर वो हैदराबाद देने पर सहमत है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना इस बात को लेकर के भी की जाती है कि कश्मीर का मुद्दा भारत ने यूएन में क्यों उठाया। यूएनओ की मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। इसका नतीजा ये निकला कि भारत के पास जो हिस्सा था वो भारत के पास रहा, और जब पाकिस्तान के हिस्से में जो उस वक्त तक था वो पीओके कहलाता है। नेहरू की आलोचना में कहा जाता है कि जब कश्मीर में हमारी सेना जीत रही थी तो पंजाब का इलाका आते ही सीज फायर कर दिया गया। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाता। अब मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हिमांशी जी हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, डॉक्टर नीति शर्मा, पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर नीति, तो क्या इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है, जो हिस्ट्री जो हमें बता रहा है और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी खासतौर से आज बता रहे हैं, भूल सुधार होगा क्या, और क्या है ऑप्शन? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय पंडित नेहरू जी का वहां पे व्यक्तिगत निजी जुड़ाव था, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि कश्मीर से है, पारिवारिक पृष्ठभूमि। नेहरू शेख अब्दुल्ला को पसंद करते थे उनके राजनीतिक स्तर को संभालने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह भी कहा था कि जूनागढ़ की रियासतों को भारत में मिलाने के लिए मैंने कड़ा निर्णय लिया। 562 रियासतें उन्होंने मिलाई, देश के साथ एकीकरण किया, लेकिन कश्मीर के मामले में मुझे निर्णय नहीं दिया गया। तो ये कड़वाहट उनकी विवशता दिखाती है। और आज अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो 2014 से पहले तक 2008 में 11 आतंकवादी 26/11 को लेके हमले हुए। तो क्या भारत ने रिटेलिएट किया? नहीं किया। उस समय के प्रधानमंत्री लेट मनमोहन सिंह जी ओबामा जी के पास चले गए। हमारे एयर मार्शल्स बोलते रहे कि आप हमें इजाजत दीजिए, हमारे पास प्रमुख प्रमाण है, आप हमें अटैक करने दीजिए, बट नहीं करने दिया गया। लेकिन और उसके बाद भी मनमोहन सिंह जी जो पीस की ट्रीटी है उस पर साइन करते रहे कि टेरर अपनी जगह है, क्योंकि आप भी टेरर से पीड़ित हैं, लेकिन हम अपनी शांति वार्ता को जारी रखेंगे। लेकिन आज के नेतृत्व में बहुत स्पष्ट संदेश दिया गया कि टेरर के साथ ना तो टॉक्स होंगी ना ही ट्रेड होगी। किस प्रकार से वाटर बॉम्ब हमने फेंका, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने खारिज करके। मुख्य रूप से अगर डिप्लोमेटिकली समझे तो मल्टी डायमेंशनल पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, इकोनॉमिक स्तर पे, डिप्लोमेटिक स्तर पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे। और पूरे विश्व को जब देखा कि एक हमले में जिसमें 9 आतंकवादी ठिकाने, उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स थे, जो उनके लॉन्च पैड्स थे, जब वो तबाह होते हैं तो वहां के से जो ताबूत निकलते हैं वो पाकिस्तान के झंडे में लिपट के निकलते हैं और उनको स्टेट ऑनर दिया जाता है। तो विश्व ने देखा कि किस प्रकार पाकिस्तान, उसकी सरकार और आईएसआई और आतंकवाद
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तीसरी चीज, पाकिस्तान ने डराता रहा कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन आज उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास, मेरे पास ऑफिशियली भारत की सेना से नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली ये सैटेलाइट इमेजेस आई हैं कि उनके, हमने ऑफिशियल जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसके पास नूरजहां एयरबेस और सरगोधा एयरबेस के आसपास। तो यही सवाल है डॉक्टर नीति, डॉक्टर नीति यही सवाल है। आज भारत जब कोरोना से लड़ सकता है, इंडिजीनियस वैक्सीन बना सकता है, विश्व की 11 से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, विश्व में सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादन कर सकता है, हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बना रहे हैं, हम मंगलयान हमने बनाया, साउथ पोल हम मून में हम बैठे हुए हैं। तो आज भारत की जो निर्णायक स्थिति है, जरूर अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते हैं और जिस प्रकार से डिप्लोमेटिकली हमने अपनी डेलीगेशंस अलग अलग देशों में भेज के भारत का पक्ष और पाकिस्तान का काला चेहरा उसको दिखाने के हम जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें बहुत सार्थक भूमिका ये नेतृत्व के अंदर हम निभा रहे हैं। तो हमको लगता है आज वो जो नासूर था पुराना, आज उसको निकालने का समय आ गया और सही दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। देश को इस पुराने नासूर से उभरने के लिए मुझे लगता है राइट मैम, लिहाज से बहुत सही प्रयास हो रहा है। ठीक बात है, बेशक ये हो रहा है, लेकिन जितना अभी तक हुआ है कर्नल हिमांशी, उससे ज्यादा से ज्यादा अगर हम अचीव कर पाए टारगेट, जैसा कि गवर्नमेंट भी लगातार बता रही है कि वो टेररिज्म को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए है ये। बट सवाल तो पीओ को क्या है, गलती थी ना हमारी, तो लेट्स करेक्ट इट, लेट्स गेट इट बैक। जी बिल्कुल, अगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, हम उसको सुधारना चाहते हैं, तो वो पक्का सुधारेंगे। और देखिए, सेनाएं अभी तक बैरक में नहीं लौटी हैं, वो जहां थी वहीं हैं। और ये एक संकेत है कि हम कहीं ना कहीं, अभी देखिए डोभाल जी ने अपना रशिया का दौरा रद्द किया है, और जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो हमें थोड़ा सा इन चीजों को बड़े तौर पे समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ इंडिया की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हम लें तो हमने इस बार उनको घुस के मारा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पहले हम पे हमले होते थे, लेकिन इस बार सरकार ने निर्णायक तरीके से उनके आतंकी ठिकानों को खत्म किया है। उसके बाद उनको बकायदा बताया गया है डीजीएमओ को कि हमने आपको मारा है, आपके आतंकी ठिकानों को हमने खत्म किया है। अब इसके बाद अगर आप रिटेलिएट करते हैं तो हम इसको एस्केलेशन समझेंगे। पाकिस्तान नहीं समझ में आया, क्योंकि वहां आतंकवाद और जो सेनाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने जवाब दिया और हमने उनका मुंह फिर से तोड़ दिया। पाकिस्तान की तरफ से पीओके को बचाने की पुरजोर कोशिश होगी, इसीलिए वो तुर्की में घूम रहा है, तजिकिस्तान में घूम रहा है और बाकी ईरान में घूम रहा है लेके सेना की तरफ से। वो देखिए, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल विजिट, इट इज अ मिलिट्री विजिट, क्योंकि उनके साथ में आसिम मुनीर गए हैं। तो पाकिस्तान अब कोशिश करेगा पुरजोर की वो पीओके में बहुत सेना लाके खड़ी करे, चाहे उसका खैबर पख्तूनख्वा खत्म हो जाए, चाहे उसका सिंध खत्म हो जाए, वो अंदर की तरफ देख ही ना है। अब उसकी सिर्फ एक और एक मंशा है कि भारत को कहीं ना कहीं वो नीचा दिखाने की कोशिश करे और भारत की सेनाओं के साथ में फिर से उस तरह का जो ये करते हैं कि छोटे छोटे अपने टेररिस्ट को भेजना फिर से शुरू करेगा। हम ये ना मान ले कि तो यानी कि आप जो कह रही हैं कर्नल हिमांशी, वो बहुत बड़ा इशारा है, बहुत बड़ा इशारा है। आप जो रीड कर रही हैं, जो मैसेज पीएम के इस स्टेटमेंट में, वो अपने आप में बहुत बड़ा इशारा है कि क्या फिर कुछ होने वाला है कल्पना से परे। लेट्स वेट, क्योंकि पीएम कह रहे हैं कि वो गलती हो गई थी, तो क्या उसको अब ठीक करने का वक्त आ गया है, और क्या इसका ये संकेत है? डॉक्टर नीति, आई डोंट हैव टाइम, आज फिर हम बात करेंगे अगले मौके पर, क्योंकि ये मुद्दा अभी